हाँ जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज सॉलिड बॉडी इज फ्लोटिंग इन वाटर हैज 1/6 of its volume above the water surface. What fraction of its volume will project upwards if it floats in a liquid of specific gravity 1.2? पहले तो इस क्वेश्चन में एक नई टर्म आई है, कौन सी? स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है आप इसे लेके चलोगे रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझते हैं। तो एक सॉलिड बॉडी जिसे किसी लिक्विड में इमर्स किया गया, से लिक्विड ए है, 1/6 ऑफ द वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम बाहर है, वॉल्यूम आउटसाइड है, वो कितना है? 1/6 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। इसका मतलब जो अंदर की तरफ वॉल्यूम है, अगर बाहर 1/6 है तो अंदर की तरफ कितना होना चाहिए? 5/6 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। फाइन। अब इसी बॉडी को किसी और लिक्विड में इमर्स कर दिया गया। ठीक है, जो ये दूसरा लिक्विड था, इसकी हमें क्या दे रखी है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैंने कहा स्पेसिफिक ग्रेविटी को किसके इक्वल ले लो? रिलेटिव डेंसिटी को। हमने अभी पीछे न्यूमेरिकल्स में किया कि अगर रिलेटिव डेंसिटी दी हो तो हम उसे सीधा सीजीएस में एज ए डेंसिटी लिख सकते हैं। यानी कि इस केस में जो सेकंड लिक्विड बी लिक्विड है, उसकी डेंसिटी हमारे पास आ गई 1.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन ये है कि जब बॉडी को इस दूसरे लिक्विड में डुबोया जाएगा तो इस बार कितना वॉल्यूम बाहर रहेगा? ठीक है, हम लोग यहां से शुरू करते हैं। यहां पे हमें क्या दे रखा है? इनिशियल डाटा से जो हमने अभी कैलकुलेट किया कि जितना वॉल्यूम अंदर है, वॉल्यूम इनसाइड टू द टोटल वॉल्यूम इज 5/6। हमने ये रिलेशन बहुत बार कर लिया, 2-3 बार हो चुका है। ये किसके इक्वल है? जल्दी बोलो। डेंसिटी ऑफ बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कंफर्म? तो पहले केस में बॉडी किसके अंदर थी? वाटर के अंदर थी। वाटर की डेंसिटी इन SI 1000 और इन CGS कितनी होती है? 1। जिसका मतलब यहां से सिंपल कैलकुलेशन से सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई? 5/6। यूनिट्स कौन से आएंगे? SI या CGS? CGS कितने आएंगे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट जो लाइन क्वेश्चन में दे रखी थी, उससे हमने सिग्मा कैलकुलेट किया। सिग्मा रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ द बॉडी। देखो, इसी बॉडी को ही दूसरे लिक्विड में डाला गया है। बॉडी नहीं चेंज की, बल्कि लिक्विड चेंज किया गया है। फाइन, चलिए अब हमारे पास फिर से वही फार्मूला लगाने का टाइम है। कितना वॉल्यूम अंदर होगा टू द टोटल वॉल्यूम? मैंने यहां लिखा VI डैश। जो डैश है वो नई सिचुएशन को, सेकंड सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए फार्मूला क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ द बॉडी टू द न्यू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। बी के लिए, इसके लिए भी मैं डैश डाल देता हूं, आप ठीक कर लीजिए। रो डैश यहां पे आ जाएगा, रो डैश। अब डेंसिटी ऑफ बॉडी हमने अभी कैलकुलेट की है, विच इज 5/6, और ये डेंसिटी कितनी दे रखी है बी लिक्विड की? इट इज 1.2, यानी कि V इनसाइड डैश अपॉन V इज इक्वल टू 550/72। इसे क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ये बन जाएगा 25/36। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? हमसे V इनसाइड नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कितना वॉल्यूम बाहर रहेगा। अगर 25/36 वॉल्यूम अंदर है
तो इसका मतलब जो वॉल्यूम बाहर रहेगा, वो जो फ्रैक्शन बाहर रहेगी वो 1 माइनस 25/36 हो जाएगा। आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो। ये एलसीएम लेके कितना आ जाएगा भाई? 11/36। तो 11/36 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। कंप्लीट। नोट करिए जल्दी से। हाँ जी, नाउ वी हैव नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास एक हॉलो स्फेरिकल बॉडी दे रखी है। प्लीज ड्रॉ डायग्राम। हमें यहाँ पर एक हॉलो स्फेरिकल बॉडी दे रखी है। इसके आउटसाइड एंड इनसाइड वाले रेडियस अलग अलग हैं। बाहर वाले रेडियस को मान लीजिए बाहर वाले रेडियस को R1 लिया तो इसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। जो अंदर वाला रेडियस है वो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। बॉडी बीच में से हॉलो है। ये जगह क्या है? हॉलो। हॉलो होने का मतलब ये होगा कि इस जगह पर क्या रहेगी? एयर। फाइन। अब it is given that body floats half submerged in water. Body floats half submerged in water. Okay ji? And the question is, find the density of the material. ठीक है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो गिवन नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम एयर को इग्नोर कर देंगे, एयर की डेंसिटी को इग्नोर कर देंगे, यानी कि हम एयर को इस केस में कंसिडर नहीं करेंगे, जस्ट टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशंस। ठीक है, क्लियर सी बात है कि एयर की डेंसिटी हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई। ओके, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये किसी भी शिप का वर्किंग प्रिंसिपल है। कैसे? देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में जो हमें मटेरियल दिया है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा आने वाली है। आई नो दैट। ठीक है, बट स्टिल ये फ्लोट कर रहा है। फ्लोट करने की वजह इसके अंदर एयर कैविटी है। अब क्वेश्चन के मुताबिक जब इसे पानी में डाला गया तो ये हाफ सबमर्ज्ड है, यानी कि आधा हिस्सा पानी में है और आधा हिस्सा बाहर है। ठीक है, मतलब मोटे से शब्दों में ये कौन सी कंडीशन में है? फ्लोटिंग कंडीशन में है। तो जब कोई बॉडी फ्लोट करती है उसके लिए हमने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद होगा आपको। फार्मूला क्या था? अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है तो वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड, इस केस में लिक्विड क्या है? वाटर। वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। हो गया जी। अब इस केस में बॉडी का वेट किस चीज़ का है? सिर्फ शेल का वेट है, एयर का वेट हम कंसिडर नहीं करेंगे। शेल की शेप कैसी थी? स्फेरिकल। तो किसी स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3πr³। बट इस केस में क्योंकि ये शेल है तो इस केस में जो इफेक्टिव वॉल्यूम हमारे पास आएगा 4/3πr₁³ माइनस
R2 क्यूब। मुझे यहाँ पे करेक्शन करनी पड़ेगी, ये मैंने गलती से R1 लिख दिया था, लेट अस मेक इट R2। इंटरनल रेडियस R2, बाहर वाला रेडियस R1। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी। डेंसिटी को हमने किससे डिनोट किया है? बॉडी की डेंसिटी को सिग्मा से, डेंसिटी इनटू जी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी रिप्रेजेंट वेट ऑफ द बॉडी। ये वॉल्यूम कैसे आया? दो सफीज ले लिए, उन दोनों के वॉल्यूम्स को माइनस कर दिया, सिर्फ शेल के उस हिस्से का वॉल्यूम आ गया जिसके अंदर मेटल या सॉलिड कंटेंट है। वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, वाटर तो आधे हिस्से ने डिस्प्लेस किया, आधे हिस्से में जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वो किसका वॉल्यूम आएगा? 4/3 पाई R1 क्यूब, बाहर वाले का। क्योंकि जब वाटर डिस्प्लेस हो रहा है वो तो बाहर वाले हिस्से से डिस्प्लेस हो रहा है, उसे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है अंदर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इस बॉडी ने बाहर वाले के हिस्से के हिसाब से इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया। तो ये आ गया 4/3 पाई R1 क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी हम ले लेते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू जी। तो G एंड G विल कैंसिल आउट, फाइन। अब यहाँ से 4/3 भी दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब इंटू सिग्मा इज इक्वल टू R1 क्यूब इंटू 1000। तो R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 8। अब ध्यान दो बेटा, वैसे तो 8 सेंटीमीटर्स में है, यानी कि SI में है, बट हमने जो यहाँ पे डेंसिटी है वो, सॉरी गलत बोल गया, जो R1 है वो सेंटीमीटर में है यानी कि CGS में है, और जो डेंसिटी है वो SI में है। बट यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ से जो हमारे यूनिट्स हैं, R1 क्यूब वाले यूनिट्स दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम यूनिट कन्वर्शन के पंगे में नहीं पड़ेंगे, हम लोग यहाँ से सीधी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इज इक्वल टू R1 क्यूब इंटू 1000, ठीक है। R1 की वैल्यू भी आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। R1 की वैल्यू सीधी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। R1 की वैल्यू कितनी थी? कितनी थी भाई? 8। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 8 क्यूब इंटू 1000, ठीक है। ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट सिग्मा which comes out 865 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, which is required आंसर। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए, चेक करिए, वेरीफाई करिए।